देखिए, ये जो डीआई सेट तैयार किया गया है बहुत मेहनत से, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड अलग अलग सीट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको इंग्लिश में तैयार किया गया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस है, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ये पूरी तरह हिंदी में है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं वो एनलार्ज करके है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, यहां से शुरू करता हूं। आई स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रेखा, अमन, दीपिका, तापस एंड ललन were all collecting money for a charity. एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए ये जो 5 पर्सन्स हैं वो पैसे कलेक्ट कर रहे थे। किस तरह के? 10 रुपीज के नोट, 20 रुपीज के नोट, 50 रुपीज के नोट एंड 100 रुपीज के नोट, ये सब उन्हें मिले 4 टाइप्स के। द टेबल गिव्स partial information about the number of notes of each denominations collected by them. तो इन 4 टाइप्स के जो नोट्स हैं वो इन 5 पर्सन्स को कितने कितने मिले उनका नंबर ये टेबल दिया हुआ है। पार्शियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, और कुछ डेफिनेटली नहीं मिला तो उसे आगे बोला जाएगा हैश। ये पहले था। इसके बाद आप देखिए नोट भी है। तो नोट में है कि हैश डिनोट्स they did not collect that denomination notes. तो कलेक्ट ही नहीं किया, तो एक तरह से हैश का मतलब यहाँ 0 हो गया, 0 भी मान सकते हैं, कलेक्ट ही नहीं किया जिन जिन व्यक्ति ने। उसके बाद देखिए आगे, the following information is also known. First, no one collected more than 26 notes. अब इन सारे लोगों ने कलेक्ट किया तो किसी ने भी 26 से ज्यादा नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, नोटों की संख्या 26 से ज्यादा नहीं थी, यानी मैक्सिमम 26 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। और एक बात, द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच ऑफ देम वाज लेस देन 800 रुपीज। उनमें से प्रत्येक द्वारा एकत्रित राशि 800 रुपए से कम थी। तो ये 2 बातें तो इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी टोटल सम 800 से ज्यादा, 800 या उससे ज्यादा नहीं किया, उससे कम किया, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी पता है। तो जो टेबल हमको दिया हुआ है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोट्स का टोटल, अमाउंट का टोटल, ये सब देना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशंस हैं। इसके बाद नोट्स में और भी चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा टेबल बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ नोट्स, अमाउंट, ये भी टोटल हो और इधर भी टोटल हो। ठीक है, तो फिर यहाँ नहीं पढ़ने के बजाय हम लोग चलते हैं अगले में, और हमने ये टेबल बना दिया। ठीक है, आपको भी कॉपी में ऐसे ही रिएक्ट करना है, ये देखने के बाद तुरंत आपको बना देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिल भी करेंगे। ठीक है, देखिए आगे, रेखा कलेक्टेड ₹680 while दीपिका कलेक्टेड ₹720। तो रेखा ने टोटल रुपीज कितना, 680 ये कलेक्ट किया, जबकि दीपिका 720, दीपिका ₹720 ये कलेक्ट किया टोटल। ये हमें पता है, ये दिया हुआ है नोट में। अमन एंड तापस कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। 50 नोट्स जो है अमन और तापस दोनों ने इक्वल, तो ये 4 दिया हुआ है तो हम लोग अमन का 4 लिख देते हैं। ठीक है ना। वन ऑफ देम कलेक्टेड मोर देन ₹600। अब यहां आकर के एक बात होती है, अमन और तापस में से किसी एक ने 600 से ज्यादा कलेक्ट किया। तो कई इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को चाहिए। मान लीजिए इन इंफॉर्मेशन का सहारा लेके इसको फिल कर भी दें तो कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के संदर्भ में काम आएगा। इसलिए इन नोट्स को हर पेपर में होना जरूरी है, तो हर पेज में होना जरूरी है। तो आगे हम लोग
पेज में शामिल भी करेंगे ताकि नोट को जरूरत होने पर देखें। इसके बाद ललन कलेक्टेड 18 नोट्स। ललन कलेक्टेड 18 नोट्स एट द हाईएस्ट अमाउंट। तो ललन का टोटल जो है ये 18 नोट्स है, ये दिया हुआ है और हाईएस्ट अमाउंट है। चलिए ये भी याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। देखिए द टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कलेक्टेड वाज 18। तो 50 नोट्स का जो टोटल है वो 18 है। इतना तो हमें दिया हुआ है। अब इनके सहारे हम जो इसमें निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में आएगा उसका इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन में नहीं कर सकेंगे। अब आइए यहाँ पर आपको क्या क्या दिखता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 3 पता है तो आप निकाल सकते हैं बाकी भी, नंबर भी, टोटल भी। कैसे? देखिए ये 200 रुपीज है, 100 का नोट 2 है तो 200 है, और ये 20 का नोट 4 है तो 80 है, और ये 10 है तो 100 है। 380 हुआ कि नहीं? ये नोट्स 100 के, 80 के और 200 के 380 के हैं, तो 680 में 380 हटा दीजिए तो क्या बचा? 300 रुपीज का ये नोट है 50 वाला, तो 6 हुआ कि नहीं? और ये अगर 6 हुआ तो 6 4 10 10 20 और 2 22 क्यों नहीं लिखेंगे? ये बताइए, लिखेंगे कि नहीं? ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर किसका है, किसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो ये 6 4 10 है और 4 14 है, तो ये वाला 4 होगा कि नहीं, ये बताइए। देखते चलिए, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो देखते चलिए। इसके बाद आइए यहाँ टोटल 18 है और 3 का हमें पता है, 10 4 14, तो ये भी 4 होगा कि नहीं, इसको भी फिल कर देते हैं। देखते चलिए। अमाउंट का जहां तक सवाल है, जब ये पता है तो हम इसका अमाउंट भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये 4 नोट्स 10 के हैं तो 40 हुए, 6 नोट्स 20 के हुए तो 120 हुए, 120 और 40 160 हुए, और ये 200 हुए, 360 हुए, 360 और 4 760 हुए कि नहीं? तो रुपीज हम 760 लिखेंगे कि नहीं? ये देखिए, ये लिखेंगे, बताइए। ये टोटल जो वैल्यू होगा 760, यहां तक पता चला। इसके बाद और कुछ पता चलता है? तो पता चलता है कैसे? ये देखिए, दीपिका का पता चलता है, क्योंकि टोटल 720 हमें दिया हुआ था और हमें ये पता है कि ये 12 नोट 10 के हैं तो 120 होंगे, और ये 200 होंगे तो 220 के हुए। यहाँ तो कुछ है नहीं, 220 हुआ, 200 और 120 320, 200 और 120 320 इसमें से हटा दीजिए तो बाकी बचे 400। 400 में आप 400 का नोट हुआ तो ये 4 हुआ कि नहीं, और ये 4 हुआ तो आपको टोटल नोट भी मालूम है। देखिए 26 से ज्यादा हो भी नहीं सकता है, और ये वैल्यू भी पता है। देखिए, और जब ये आपको पता है तो इधर भी टोटल नोट मालूम हो गया 12। इतना आपको मालूम है। जल्दी बताइए। इन इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन हमने रख लिया अपने पास और चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब मैं ये बताता हूँ, ये तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश में था। इसके बाद देखिए वो इंफॉर्मेशंस, हाँ हमने रखा था, ये जो इंफॉर्मेशंस हमने निकाले वो ये थे। इसको लेकर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसे किया गया है। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में है, वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे पूरी तरह इंग्लिश में भी है, पूरी तरह हिंदी में भी है, दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ मेनी रुपीज 10 नोट वेर कलेक्टेड बाय अमन? इस सवाल है, अमन ने 10 रुपीज के कितने नोट्स कलेक्ट किए, ये सवाल है। तो अभी तो नहीं बता सकते किसके सहारे, किस स्टेटमेंट के। तो which of the following statements are enough to answer the above questions? ये पूछ रहा है। फर्स्ट है, the ratio of the amount collected by Aman to that of Deepika is 25:36. अमन और दीपिका के टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है। तो देखिए अमन और दीपिका
तो हम आसानी से बना सकते हैं बिना निकाले हुए, क्योंकि रेशियो दिया है तो हम अमन का टोटल निकाल सकते हैं और टोटल अमाउंट अगर मालूम है तो मालूम हो जाएगा कि ये लेस कर देंगे तो कितना है। सॉल्व करने के ख्याल से इतना जानना काफी है। निकालेंगे भी, रुक जाइए। सेकंड, द नंबर ऑफ नोट्स कलेक्टेड बाय अमन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोट्स कलेक्टेड बाय दीपिका। देखिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स भी दीपिका के बराबर है, तो टोटल 26 होगा, तो आराम से हम बता सकते हैं कितने हैं। तो आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो आंसर क्या होगा? डी होगा ना, डी। बोलिए, ये डी होगा। मैं दिखाता हूँ अब। हाँ, फर्स्ट वाला जो है थोड़ा दिखाता हूँ कि 25 और 36 है, तो थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर हम इसको मान लें ये वाला कि 36 इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो 25 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 500 होगा ना। और अगर ये पूरा 500 है, सोचिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 नोट्स 50 के होंगे तो 200, 4 नोट्स 50 के होंगे तो 200, और ये 160, 360 लेस कर दीजिए तो 140 रुपीज का ये नोट है, यानी 14 हुआ कि नहीं? यानी यहां से भी निकल रहा है कि नहीं? 14। इसके बाद सेकंड का जहां तक सवाल है, देखिए नोट्स, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है कलेक्टेड बाय अमन इज इक्वल टू दीपिका। दीपिका का टोटल 26 है, तो ये भी 26 हुआ। इस क्वेश्चन में जहां तक सवाल है 26 हुआ। तो आप मुझे बताइए, ये 8 और 4 12 है, तो बाकी 14 हुआ कि नहीं? आसानी से बता सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हुआ डी, आइदर। ठीक है, आइदर 1 और 2। ठीक है। अब देखिए, मैं जो कह रहा था आपसे कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में था। अब देखिए मैंने आपके लिए कैसे तैयार किया है। ये पूरी तरह से इंग्लिश में। आप सॉल्व करेंगे तो इस सीट के साथ सॉल्व करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये नोट्स हैं, ये टेबल है, और अब आप सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए रहे तो ये हुआ, ये हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में नोट्स हैं, और ये टेबल है, और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। बोलिए, मजा आएगा कि नहीं? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है, देखिए, Which of the following statements is definitely true? निश्चित तौर पर सही बताना है। तो देखिए, फर्स्ट है कि the total money collected by them was rupees 3,340। तो टोटल मनी नहीं बता सकते। 3 का मालूम है ना, बाकी 2 नहीं मालूम है, टोटल नहीं बता सकते। यानी स्टेटमेंट 1 का जहां तक सवाल है ये पता नहीं चलता। ललन कलेक्टेड मोर देन रुपीज 600। अब ललन का 600, यस सही है, ये सही, ये तो सही है। अमन कलेक्टेड द लीस्ट अमाउंट। अब जरा सोचिए, अमन का लीस्ट अमाउंट है, तो 3 का तो हमें पता है, 2 का नहीं पता है। उन 2 में हो सकता है कोई कम हो जाए, पर याद आया एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि अमन एंड तापस, दिखा दूंगा, इन दोनों में से कोई एक है जो 600 से ज्यादा है। तो एक ही 600 से ज्यादा है, इसमें हम बता सकते हैं। देखिए जहां तक अमन का सवाल है, मुझे बताइए, इसमें बताइए लीस्ट अमाउंट कहाँ है। अमन 100 का नोट तो है नहीं। 4 अगर 50 के नोट्स होंगे, 4 अगर 50 का नोट होगा तो क्या होगा? 200 रुपीज। और 8 20 के नोट होंगे तो ये क्या होगा? 160 रुपीज। बस, तो टोटल 26 से ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ये 12 हुआ तो 14 नोट्स होंगे। मैक्सिमम 14 है तो मैक्सिमम 140 रुपीज होगा। यानी आप देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 500। और उन दोनों में एक है जो 600 से बड़ा है। इसका मतलब यही स्मॉलर है, यानी कि ये सही है। 3 भी सही है। यानी क्या होगा? ओनली 2 and 3। सी आंसर, ओनली 2 and 3 बोलेंगे। बताइए, अब देखिए मैं दिखाता हूं। ये तो दोनों लैंग्वेज में था ना। देखिए इसके बाद
ये इंग्लिश में है, देखिए यहाँ जो हम लोग पढ़े थे कि अमन एंड तापस कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड वन ऑफ देम कलेक्टेड मोर देन 600। यहीं से पता चला कि एक तो 600 से ज्यादा है, तो 500 होने का मतलब हुआ कि ये स्मॉलर है। और उसी तरह से फिर हिंदी में देखिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कलेक्टेड बाय तापस। तो तापस का ऐसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि 2 मालूम है, 2 नहीं मालूम है, टोटल भी नहीं मालूम है। If the total amount collected by him is equal to the total amount collected by Rekha, और एक बात, assume that he has maximum possible number of notes। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तापस के बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम 26 हो सकता है, ये है। इस क्वेश्चन के लिए ऐसा ले लेते हैं, हाँ, ये मैक्सिमम 26 ले लेते हैं। और इसका जो अमाउंट है वो किसके बराबर है? रेखा मतलब 680 रुपीज, 680 इसके बराबर है। तो अब तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए हमें ₹10 का नोट पूछा है, तो आप बताइए अगर ये x हुआ, अगर हम बोलें कि x जो है वो ₹10 वाले नोट है, तो ₹20 वाले नोट्स कितने होंगे? तो टोटल 26 है, ये 4 और 2 6 है, तो 20 नोट्स जो होगा दोनों का सम होगा। अगर ये x है तो ये 20 माइनस x होगा कि नहीं? 20 रुपीज वाला नोट, ये 10 रुपीज वाला इतने का वैल्यू हुआ, इतने का वैल्यू हुआ, दोनों का सम कितने का वैल्यू हुआ? दोनों का सम करेंगे तो कितने का वैल्यू हुआ? अभी बताते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ₹10, ₹20, तो हमने 10x हुआ और ये 20 इंटू 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों होगा? टोटल नंबर 20 है ना, ये x, तो ये 20 माइनस एक्स, और ये 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, एंड टोटल सम ये कितना होगा? तो आप जरा देखिए किसके बारे में बात कर रहे थे? तापस। ये 200 के नोट्स हैं, तो 200 रुपीज हुआ, और 40-50 के नोट है, 200 हुआ, 400 रुपीज हुआ, टोटल 680 है, तो 280 उधर हुआ, यानी ये सम कितना हुआ? 280। इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, -2x, x उधर गया इज इक्वल टू, और ये इधर आया 40 और 28 12, तो यस 12 इज आंसर ए। बोलिए, हो रहा है? अब देखिए ये फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन हुआ, ये पूरी तरह से इंग्लिश में है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना चाहिए। देखिए हट जाता हूँ, और हिंदी मीडियम वाले को ये वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू? निश्चित तौर पर सही है। तो देखिए फर्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कलेक्टेड बाय ललन एंड रेखा इज ₹180। ललन एंड रेखा, तो इसका डिफरेंस ललन और रेखा, देखिए ललन और रेखा इसका कहाँ है? 680 और 760, तो 80 का डिफरेंस हुआ ना, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज रॉन्ग, हमारा डिफरेंस 80 आ रहा है, यहाँ पर कहा गया है 180। The ratio of the total amount collected by Deepika to that of Rekha is 1:1, मतलब इक्वल। तो दीपिका और रेखा अलग अलग हैं, तो फिर ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। True is also not true। थर्ड क्या है देखते हैं। The total amount collected by Rekha is 5.5% less than total amount collected by Deepika up to 2 digits after decimal। वैसे 5.55 है तो इसका मतलब 6 भी होता है, लेकिन चलिए उसको मानते हैं 5.55। तो किससे? रेखा जो है दीपिका से तुलना हो रही है। दीपिका 720 को 100% मानते हुए, 720 को 100% मानते हुए
हमें बताना है कि वो कितना लेस है। तो 720 की तुलना में जो रेखा है 680 है। देखिए 680 का मतलब क्या हुआ, 40 लेस है। 40 को क्या बोलते हैं हमें चाहिए, थोड़ा सोचिए। 5% क्या है, 10% 72, तो 5% 36, तो 36 को हम क्या बोलेंगे, 5%। तो 0.5% अगर निकालना होगा तो 3.6 बोलेंगे ना। मान लीजिए 0.05% निकालना होगा तो 0.36 बोलेंगे ना। आसानी से दिख रहा है कि नहीं, 39.99। देखिए 9 मतलब ये 6 है, ठीक है। ये बोलेंगे कि नहीं, बोलिए आराम से। इसका मतलब क्या हुआ, 840। इसको क्या बोलेंगे, यस 5.55%। ये वाला बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे। इसका मतलब इससे ही है, थर्ड इज राइट। तो ओनली 3 इज राइट, दिस, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में भी मैंने देखिए, इस क्वेश्चन में भी ये पूरी तरह से इंग्लिश में है। देखिए इसको देख के आप बनाएंगे, और फिर ये पूरी तरह से हिंदी में है, टेबल सिर्फ इंग्लिश में है, यहाँ ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 शेप में है। क्वांटिटी 1 है, इफ ए पर्सन टेक्स 1 नोट फ्रॉम अमन्स कलेक्टेड नोट्स। अमन ने जो नोट कलेक्ट किया उसमें से अगर वो एक नोट लेता है, then the probability of getting a ₹10 note is 7/13। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी भी यूज हो गया, 7/13। The total amount collected by Deepika is how much % more than that of the total amount collected by Aman। तो उसमें तो पहले बाद में जाएंगे, देख लेते हैं इसका मायने क्या है। अमन का जो है वो 10 रुपीज नोट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी हम बता सकते हैं, यहां से रेशियो निकलता है। देखिए क्वांटिटी 1 का जहां तक सवाल है, इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ₹10 नोट है, ठीक है, और बाकी जो है अमन का ₹20, ₹50, क्योंकि ₹100 नोट तो उसने कलेक्ट ही नहीं किया। 7/13 का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 13 है तो 7 10 रुपीज नोट है, इसका मतलब 6 ये दोनों है, पर ये दोनों तो 12 है। ये दोनों का जो सम है, देखिए दोनों 8 और 4, यानी कि ये तो 12 है। तो 6 का मतलब 12, तो 7 का मतलब क्या, 14। तो हमें मालूम हो गया कि 14 नोट्स 10 रुपीज वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें मालूम हो गया कि ये 14 है जो हमने अभी निकाला। तो हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, वही तुलना करनी है। 10 वाला 14 नोट है, 10 वाला तो 140 रुपीज हुआ, और 8 है 20 करके तो 160, तो 300 हुआ, और ये 200 हुआ, तो 3 और 2 500 रुपीज हुआ। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये 500 रुपीज का है। हम लोगों से पूछा क्या गया है, देखिए पूछा गया है टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय दीपिका। दीपिका मतलब 720 is how much % more than that of the amount collected by Aman। Aman 500। 500 से 720 कितना ज्यादा है, देखिए 500 से 720 कितना ज्यादा है, 220। अगर ये 1000 होता तो 440 ज्यादा होता, 100 होता, यस 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 44%, यानी क्वांटिटी 1 क्या निकला, 44%। जल्दी बताइए। इसके बाद क्वांटिटी 2 निकालेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, इसके स्क्रीनशॉट में हट जाता है। तो आइए, तो क्वांटिटी 1 जो है, आप देखिए क्वांटिटी 1 जो है वो हमने निकाला 44%, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 देखते हैं कि वो क्या है। क्वांटिटी 2, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ललन। तो ललन का तो मालूम है 760। ललन is how much % more than that of total amount collected by रेखा। रेखा से 760 कितना ज्यादा है, मतलब 680 से 760 कितना ज्यादा है।
देखिए 680 बताता हूँ, 680 से 760 कितना ज्यादा है? तो 80 ज्यादा है। 80 को क्या बोलते हैं? देखिए इसका मतलब क्या होता है? 100%। तो 68 का माने क्या हुआ? 10%। और 12 का मतलब क्या हुआ? करीब करीब 2%। बाकी यानी ये कितना आ गया? करीब करीब 12%। तो 12 हो 13 हो, इससे में क्या मतलब है? 12 हो 13 हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो ये देखना है कि 12% अप्रॉक्स। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 ऑब्वियसली। तो आंसर क्या हुआ? ए। ये देखिए एक्सप्लेन करता हूं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। देखिए सबसे पहले ये है, डिटेल्स लिखा हुआ है, ये यही कैंडल स्टिक है। इसका क्या मतलब है ये सब बताता हूँ, लेकिन अलग अलग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके ख्याल से इसको मैंने डिटेल इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मैप भी बनाया है, और इसको लिखने के बाद देखिए ये मैप भी बनाया है कि इसको भी ठीक से देख लीजिए पॉज करके, जिनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन मैं यहां से शुरू करता हूं। आइए, द फॉलोइंग चार्ट, इधर देखिए, द फॉलोइंग चार्ट shows the price of Bitcoin in rupees. Bitcoin आप जानते हैं न्यू टाइप का करेंसी है जो इंटरनेशनली ये चल रहा है। रुपीज में उसका वैल्यू क्या है ऑन 4 days ऑफ द वीक। जैसे शेयर मार्केट में अप्स डाउन्स होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के प्राइस में भी अप्स डाउन्स होते हैं। तो 4 days ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस 4 days में दिया है। उसके प्राइस अप्स डाउन्स, मंडे टू थर्सडे। द सीलिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द लाइन, रुकिए, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन डिपेक्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए बिटकॉइन थ्रू आउट द डे। एक लाइन और पढ़ता हूं, द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द बॉक्स। दो बातों की चर्चा है, एक लाइन और दूसरा बॉक्स। तो सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द बॉक्स डिपेक्ट्स ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस रेस्पेक्टिवली फॉर ब्लैक बॉक्स एंड द अपोजिट इन केस ऑफ व्हाइट बॉक्स। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मंडे, जिसमें एक लाइन आप देख रहे हैं ना, लाइन देखिए तो, और बॉक्स भी देख रहे हैं, लाइन का भी दोनों एंड है और बॉक्स का भी एंड है। अब कौन क्या है? तो बॉक्स किसको बताता है, लाइन किसको बताता है? तो जरा देखिए, जैसे मंडे को सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लाइन डिपिक्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए बिटकॉइन। कहने का मतलब मंडे को बिटकॉइन जिस प्राइस पर खुला, जिस प्राइस पर बंद हुआ, कभी वो नीचे गया, कभी वो ऊंचा गया, ये सब चलता रहा। मान लीजिए, बताता हूं, जैसे ये जो बॉक्स है, बॉक्स कहता है कि ये खुला किस पर? 9400 पर। बताता हूं ऐसा क्यों है, कितना मीनिंगफुल है। 9400 अपर लाइन, इस पर खुला और दिन भर में मिनिमम 7800 को छुआ, टच किया, और मैक्सिमम 11000। यानी लाइन का जो दोनों एंड है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। दिन भर में मिनिमम जो प्राइस था वो 7800 और मैक्सिमम जो कभी भी गया 11000। लेकिन ओपन हुआ था 9400 पर और क्लोज हुआ 8600 पर, ठीक है। तो लाइन के बारे में तो और कोई बात नहीं है। लाइन तो हर जगह, जैसे मंडे मिनिमम 7800, मैक्सिमम 11000। ट्यूसडे को मिनिमम 9000, मैक्सिमम 12400, ऐसे करके दिया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉक्स दो तरह के, 2 कलर्स, व्हाइट एंड ब्लैक। देखिए, व्हाइट पॉजिटिव बताता है और ब्लैक नेगेटिव बताता है। व्हाइट मतलब आज फायदा हुआ,
मतलब ओपन हुआ इस पर और क्लोज हुआ इस पर, देखिए इतना इंक्रीज हुआ। कहने का मतलब देखिए 10,000 पर ओपन हुआ और 11,600 पर क्लोज हुआ, यानी कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ। भले ही दिन भर में वो 9,000 तक गया और भले ही दिन भर में वो 12,400 पर गया, लेकिन कुल मिला के फायदे में रहा। तो फायदे में रहा मतलब कम में खुला, ज्यादा में बंद हुआ। ये ओपनिंग वैल्यू है, ये क्लोजिंग वैल्यू है, ये दोनों जगह पर। लेकिन ब्लैक जो है नुकसान बताता है, यानी ऊपर वाला पर खुला और नीचे वाले पर बंद हुआ। समझ में आया? उल्टा व्हाइट वाला बताता है कि 10,000 नीचे में खुला और ऊपर 11,600 पर, मान लीजिए इवनिंग में जब भी क्लोज हुआ तो प्रॉफिट हुआ। और ये क्या हुआ? लॉस हुआ। 9,400 पर खुला और 8,600 पर क्लोज हुआ। देखिए 16,000 पर ओपन हुआ सुबह में और 14,000 पर क्लोज हुआ, यानी यहां पर 2,000 का दिख रहा है नुकसान। समझ में आ गया ना? व्हाइट बढ़ता हुआ बताता है प्रॉफिट और ब्लैक लॉस। ठीक है, कम पर बंद हुआ। और लाइन जो है वो दिन भर में लोएस्ट और जो टॉप वैल्यू है दोनों को दिखाता है। अब समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी इंस्ट्रक्शन कुछ और भी है। Buying and selling of bitcoins is done on a trading platform which charges a particular fee depending on the number of bitcoins sold or bought. ये सब तो ठीक है, ये प्राइस था। अब जिस प्राइस पर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, आप दिन भर के लोएस्ट प्राइस पर भी बाई या सेल कर सकते हैं, दिन भर के मैक्सिमम प्राइस पर भी बाई या सेल कर सकते हैं। जो ओपनिंग है 9,400 पर भी बाई कर सकते हैं, 8,600 पर भी जो क्लोजिंग है उस पर भी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पता नहीं, तो अपने हाथ में नहीं रहता। जब आप करते हैं तो पता चलता है कि ये तो मिनिमम था या मैक्सिमम था, etc। ठीक है, तो एक चार्ज देना पड़ता है। इफ द अमाउंट ऑफ द बिटकॉइन, और वो चार्ज किस पर डिपेंड करता है? कितने बिटकॉइंस आप बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। If the amount of bitcoins bought or sold is less than 10, a charge of 10% extra has to be paid while buying and while selling। और आगे मतलब 10 या 10 से कम करेंगे, कम सौदा होगा तो आपको ज्यादा रेट देना पड़ेगा, और ज्यादा बल्क में होगा तो बल्क मैंने यहाँ डिफाइन किया 10 या 10 से ज्यादा, और कम होगा भाई तो 10% देना पड़ेगा। ठीक है, 10 से कम होगा तो चार्ज देना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा उसका। अब देखिए 10% ऑफ द अर्निंग इज डिडक्टेड, कट जाएगा आपका। फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ 10 और मोर बिटकॉइंस द सेम रूल्स अप्लाई बट द रेट इज 5%। 10 से ज्यादा बिटकॉइंस यदि आप बाई करते हैं या सेल करते हैं तो आपको 5% का चार्ज लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बाई करते हैं तो चार्ज देना पड़ा तो आपका कॉस्ट इंक्रीज कर गया, यानी जो चार्ज है वो ऐड होगा, बाई करने के बाद ऐड होगा, वो आपका रियल कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन जब सेल करते हैं तो पैसा आपको मिलता है पर वो आपका नहीं है, क्योंकि उसमें आपको फिर चार्ज देना पड़ेगा, तो चार्ज को लेस करते हैं। ध्यान रहे, बाई करेंगे तो चार्ज ऐड ऑन होगा आपके लिए, और जब आप सेल करेंगे तो चार्ज आप ही दे रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा? चार्ज सब्ट्रैक्ट होकर के आपके पास आएगा, तब आप बोलेंगे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, etc। समझ में आ गया? बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, इस पर आपको मजा आएगा। तो आप देखिए, मैंने पहले ही कहा इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इस चार्ट को ठीक से देखने के लिए मैंने बड़ा करके दिखाया है, आराम से इसको रोक सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आइए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल, If Anil bought 12 bitcoins on Monday at opening price, बताना पड़ेगा ना किस प्राइस पर खरीदे, and sold 12 bitcoins on Wednesday at maximum price, what would be the profit earned by Anil? ठीक है, तो देखिए 12 bitcoins खरीद के 12 को सेल करता है,
तो 1 पर बात कर लेते हैं ना, बाद में into 12 कर देंगे। ठीक, अब इसमें आप देखिए, सबसे पहली बात है डे और किस प्राइस पर खरीदते हैं बेचते हैं माने रखता है। तो मंडे, ये मंडे को और सेल करते हैं वेडनेसडे को। देखिए, तो बाई करते हैं मंडे को किस प्राइस पर? ओपनिंग प्राइस पर। मंडे को ओपनिंग प्राइस क्या है? 9400। देखिए नुकसान हुआ लास्ट में कंपेयर पर 9400 पर। ठीक है, लेकिन आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। 12 बिटकॉइंस है तो आपको 5% चार्ज देना पड़ेगा। तो 5% चार्ज का मतलब क्या होगा? 470। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा 1 का वो 9870 होगा ना। ये कॉस्ट प्राइस हुआ। जब आप बाई करेंगे तो आपका 1 का कॉस्ट प्राइस हुआ, 1 का। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने ओपनिंग प्राइस पर इसको बाई किया था। अब सेल वेडनेसडे को किया, वेडनेसडे को मैक्सिमम प्राइस पर। वेडनेसडे को मैक्सिमम प्राइस क्या है? 18,000। मैक्सिमम मिनिमम कौन बताता है? लाइन के जो एंड्स हैं, सीलिंग एंड फ्लोर। तो आप देखिए 18,000। फिर यहां पर भी आपको देना पड़ेगा 5% डिडक्ट होगा। 5% मतलब 900। बोलिए, तो आपको दरअसल 17,100 यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ बताइए? ये जो डिफरेंस है यही ना प्रॉफिट है। 9,870 और 17,100। ये जब बोलते हैं तो आपको क्या नजर आता है? 10,000 पर खड़े हुए, 130 लेस 7,100 मोर, तो 7,230। 7,230। दिस इज योर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट कितने पर हुआ? 1 पर। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? इंटू 12, क्योंकि 12 बिटकॉइंस आप खरीदते हैं बेचते हैं। अब इसका कैलकुलेशन या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहता हूं, मुझे बताइए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.3000। 10 2 से यदि इसमें करेंगे तो 14.46। अच्छा लग रहा कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये कितना हुआ? 86,760। अच्छा लग रहा। देखिए 1000 में एक्सप्रेस करने पे 86,760। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दें। देखिए क्लियर? बोलिए। $86,760 आंसर। बोलिए, समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। कमलेश बाउट सम बिटकॉइंस मोर देन 10। हाउ मेनी नहीं बताया। ट्यूसडे को एट मिनिमम प्राइस। मतलब ट्यूसडे को मिनिमम प्राइस 9,000 पर उसने बाई किया। 10 से ज्यादा का मतलब है कि उसको चार्ज 5% का लगा होगा। ठीक है, हाउ मेनी थोड़ा बात करते हैं। एंड सोल्ड हाफ ऑफ द बिटकॉइंस ऑन वेडनेसडे एट ओपनिंग प्राइस एंड अदर हाफ of the bitcoins on Thursday at the closing price, thereby making a profit of rupees this. How many bitcoins did he buy on Tuesday? कितना शानदार सवाल। देखिए, मैं पहले ये कहता हूं कि चलिए कॉस्ट प्राइस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मोर देन 10 है, ट्यूसडे है, मिनिमम है, 9,000 है। तो ट्यूसडे मिनिमम है, यानी कि 9,000। इस 9,000 को उसने बाई किया तो चार्ज भी देना पड़ा, तो 5% चार्ज है। दैट मीन्स 450। दैट मीन्स कहने का मतलब 9,450। ये 1 का कॉस्ट प्राइस है।
लेकिन ऐसा है कि जितने वो बाई करता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हाफ इधर और हाफ उधर। हर हालत में 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं? तो रेशियो 1:1 है कि नहीं? इसलिए हम 2 को लेके बात करते हैं। 2 का कॉस्ट प्राइस क्या हो? तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो है, तो हम बोलते हैं 18,900 रुपीज। ये सीपी हुआ 2 बिटकॉइंस। जल्दी बोलिए, 2 बिटकॉइंस। 2 का निकालते हैं। 2 का कॉस्ट प्राइस हमको मालूम हो गया 18,900। अब इसके बाद हम 2 का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और तब 2 पर प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रॉफिट कितना टाइम्स है, मालूम हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। आइए, अब जहां तक सेल करने का सवाल है तो हाफ है, तो 1:1 की बात कर लेते हैं। वेंसडे, देखिए वेंसडे को ओपनिंग प्राइस, वेंसडे को ओपनिंग प्राइस क्या है? देखिए वेंसडे को ओपनिंग प्राइस ब्लैक है ना, मतलब ऊपर खुला 16,000 ये है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अब 10 से ज्यादा खरीदा तो आप थोड़ा गौर कीजिए, दोनों जब इक्वल रहेगा तो देखिए 12, 14, 15, 16, 18 टोटल तो 9, 9, 16 हुआ तो 8, 8। हर हालत में जब बाई और सेल हो रहा है तो 10 से लेस हो रहा है, तो चार्ज क्या होगा? 10%। हम एक साथ जब दोनों में 10% होना है तो ऐड करके एक साथ 10% निकाल दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। बोलिए, तो वेंसडे को 16,000 है और दूसरा जो हाफ है वो सेल करता है थर्सडे। देखिए थर्सडे को क्लोजिंग प्राइस पर, थर्सडे को क्लोजिंग का है ये 18,200, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। दोनों का 5% निकाल करके लेस करें 10%, क्योंकि दोनों जगह में जब वो सेल करेगा तो क्या होगा? वो 10 से कम होगा, ठीक है। 18 भी होगा तो 9 होगा, तो एक साथ ऐड करके करते हैं ना, तो ऐड कर देते हैं तो 2 बिटकॉइंस का वहां का प्राइस निकलेगा कितना? 34,200 और इसमें 10% लेस कर देते हैं। 10% मतलब 3,420, इसको लेस कर देते हैं तो 2 का सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा। जल्दी बोलिए, कैसे लेस करेंगे पता है? ये 3,000 पहले हटाइए तो 1,200 बचेगा, 400 हटाइए 800 बचेगा, 780 और इधर बताइए 30,000 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 30,780 ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 2 बिटकॉइंस का। मुझे बताइए 2 बिटकॉइंस का सेलिंग प्राइस इतना है, 2 बिटकॉइंस का कॉस्ट प्राइस इतना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, दिखाता हूं 2 का कॉस्ट प्राइस क्या था, ताकि 2 पर हम प्रॉफिट की बात कर लें। भाई 2 पर जो प्रॉफिट था, जैसे 18,900, ठीक है, 18,900 ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और जो प्रॉफिट है वो 30,780। तो यही प्रॉफिट होगा ना 2 पर। इसको कैसे लेस करेंगे? सबसे अच्छा ये देखिए, लेस तो तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा है कि 20,000 पर खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा ना। 1,100 ऐड करना रहेगा, 11,880। दिस इज प्रॉफिट 2 बिटकॉइंस। बोलिए, ठीक है, पर हमारा प्रॉफिट कितना है? 71,000। टोटल जो प्रॉफिट है 71,280। तो ये कितना टाइम्स है? उतना ही टाइम्स होगा ना नंबर ऑफ कॉइन्स का 2 का। तो देखिए 11 से 12,000 है, 6 टाइम्स। अगर 12,000 लेंगे तो 72,000 से देखिए 120
है ना, ऐसे बात की है 6 टाइम्स में, तो 120 इंटू 120 लेस है ना, 12,000 से 120 इंटू 6, 720 लेस होगा कि नहीं, 720 लेस, एग्जैक्टली 6 टाइम्स, एग्जैक्टली 6 टाइम्स। मतलब हमने क्या लिखा कि 2 पर जो प्रॉफिट होता है, 2 पर जो प्रॉफिट होता है हमने निकाल लिया, 2 का कॉस्ट प्राइस और 1 करके 2 पर सेलिंग प्राइस, 2 पर प्रॉफिट। अब 2 का ही मल्टीपल होना है तो इसका 6 टाइम्स है, तो 12 बिटकॉइंस आंसर होगा। बोली समझ में आ रहा है? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? अभी दिखाता हूं आपको आगे। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है इसको देखिए। जयप्रकाश बाउट 16 बिटकॉइंस ऑल एट वंस, एक साथ खरीद के ले आया। तो 16 जब भी खरीदा जाएगा तो चार्जेस क्या लगेंगे, 10 से ज्यादा है ना, तो 5% का। अब किस दिन खरीदा, क्या खरीदा, वो सब कुछ नहीं मालूम है, 16 खरीदा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताता हूं। ऑन थर्सडे ही सोल्ड 12 बिटकॉइंस, 12 का मतलब है कि उसको 5% का चार्ज लगेगा एट ओपनिंग प्राइस एंड 4 बिटकॉइंस एट मिनिमम प्राइस। देखिए 1 मिनट, देखिए, if the loss incurred by him is rupees 29,760, on which day and at which price did he buy those bitcoins? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं पहले बताता हूं कि 12 और 4, इसका मतलब 12 पर उसको 5% का चार्ज देना पड़ेगा और 4 पर 10% का। 12 और 4 थोड़ा बड़े नंबर हो जाएंगे, रेशियो वही रखते हैं। 12:4 को बोल देते हैं 3:1, तो आसानी होगी। 3 का और 1 का मिला के 4 की बात कर लेते हैं और 4 के बाद 1 की बात कर लेंगे, इजी होगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए थर्सडे, सबसे पहले देखिए थर्सडे को 12 बिटकॉइंस खरीदा जाता है। हम लोग कितना बिटकॉइंस लेंगे, 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, 12/4 है ना, तो थर्सडे को वो सेल करता है, बाई तो निकालना है, सेल करता है ओपनिंग प्राइस में। ओपनिंग प्राइस क्या है, 12,800, तो 12,800 पर वो सेल करता है। सेल करता है मतलब क्या, लेस होगा उसका पैसा, और वो 5% का मतलब क्या होगा, देखिए 5% का मतलब 640, इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 12,160 और इनटू 3 कर देंगे क्योंकि 3:1 के रेशियो में, तो 36,480 रुपीज, इतने पैसे उसके पास आए। ठीक है, इसको लेस कर दिया। दूसरी जगह पर और उसी दिन 4 बिटकॉइंस को मिनिमम प्राइस पर, तो मिनिमम प्राइस 7,200 है, तो उसी दिन 7,200 जो है इसका 10% होगा क्योंकि वो क्या है, 10 से लेस है, तो माइनस दरअसल 720 लेस कर देंगे। 720 लेस करेंगे तो क्या होगा बताइए, 86480। ठीक है, ये 1 ही रहेगा, तो टोटल ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 40। देखिए ये 36 हुआ और ये 6,480 हुआ, तो 42,000 यहाँ लेते हैं, तो 42,960। ये 4 का हुआ, 3 and 1 रेशियो में 4, तो हम 1 का निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया, बोलिए, ये होगा 10,740। 10,740 इसमें टोटल आया। अब ये क्या आया, 1 का सेलिंग प्राइस 1 बिटकॉइन। समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल जितना भी वो खरीदता है 16 बिटकॉइंस को, किस प्राइस पर किस दिन नहीं मालूम, 12 और 4 होने का मतलब है 3:1 के रेशियो में सेल करके, इस रेशियो के मुताबिक 314 का निकाल के 4 से डिवाइड कर दिया, 1 का में मालूम हो गया।
1 का हमें मालूम हो गया। अब लॉस जो टोटल होता है 29,760, वो तो 16 पर होता है, तो लॉस 1 पर कितना होगा उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 पर लॉस बात कर लेते हैं। लॉस का जहां तक सवाल है 1 आर्टिकल पर बात करेंगे अगर, तो 29,760 इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? ठीक है, ये 1860 रुपीज इसका लॉस होगा। बोलिए होगा कि नहीं? 1860 रुपीज का लॉस होगा। तो 1860 रुपीज का लॉस होने का मतलब क्या हुआ? सेल किया, लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ऐड होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो निकलता है 1 बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन का, ठीक है। तो हमने जो निकाला था सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस था 10,740 और प्लस 1860। जल्दी बोलिए, यह है कि नहीं? 12,600। ये क्या हुआ? ये हुआ दरअसल कॉस्ट प्राइस। लेकिन अभी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है पता है? ये प्रॉफिट नजर आता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस नजर आता है, पर ये कॉस्ट प्राइस कौन सा है? जब बाई कर लेते हैं, बाई करने के बाद चार्ज दे देते हैं, और उसके बाद जो आता है ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। दरअसल ये टोटल कॉस्ट प्राइस है इंक्लूडिंग चार्ज, और चार्ज 5% है, तो ये 105% है। तो रियल में जो कॉस्ट प्राइस होना है, रियल जो कॉस्ट प्राइस होना है वो होना है 12,600। बताता हूं क्या है। 100 बाई 100 देखिए 5। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ 20, ये हुआ 21। देखिए इससे 6 टाइम्स और ये डबल 0, यानी कि ₹12,000। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मतलब ऐसा है कि 16 बिटकॉइंस को समझाता 12,000 में बाई किया, और बाई करने के बाद 5% चार्ज दिया, तो 12,600 हुआ। 1 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उस पर इतना लॉस हुआ, तो इतने में सेल किया। देखिए ये वाला जो था, ये कॉस्ट प्राइस निकालने जा रहे थे, 1 मिनट। तो कॉस्ट प्राइस उतना था, लेकिन जो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इतना हुआ, ठीक है। ये सेलिंग था और ये लॉस था। ये सेलिंग है और ये लॉस है, तो ये मिला के, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। क्लियर? तो 12,000 में वो बाई किया। सारे दिनों में देखिए 12,000 कहां है? 12,000 कहां है? यहां है। और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑन वेडनेसडे को मिनिमम वैल्यू इज द आंसर। वेडनेसडे। कितना शानदार सवाल है, मुझे बताइए, कितना शानदार सवाल है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आइए हम लोग 4th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन इसमें आए थे, कुछ इसी तरह के थे। ये मेमोरी बेस्ट। देखिए, संतोष बाउट सम बिटकॉइंस मोर देन 10 ऑन मंडे एट क्लोजिंग प्राइस। रुक जाइए, कितनी बिटकॉइंस मालूम नहीं, लेकिन मोर देन 10, कुल मिला के 10 से ज्यादा। sold 60% of the bitcoins on Tuesday at opening price and remaining bitcoins on Wednesday at closing price. ठीक है, वो बताया कैसे कैसे सेल किया, 60%, 40%. He earned a profit of 34,200. 34,200 का उसको प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि what profit would he have earned if he had sold all the bitcoins on Thursday at maximum price?
इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है वो बताता है कि उससे आप नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो बाई किया गया वो आप खरीद सकते हैं, और जब वो मालूम हो जाएगा तो आप बता देंगे कॉस्ट प्राइस क्या हुआ और ये सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट क्या। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे पता चले कि 10 से कितना ज्यादा है क्या है, इसका पता एक जगह से चलता है। वो जो सेल करता है ना नंबर ऑफ बिटकॉइंस, 60% एक जगह, 40% दूसरी जगह, यानी 3:2 के रेशियो में, यानी 5 का मल्टीपल होगा। टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ऐसे करके होंगे। तो हम इसको एक तो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा उतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? 5, 10, आप मुझे बताइए यदि वो थर्सडे को मैक्सिमम प्राइस पर सेल करता तो 20,000 पर सेल करता, और 10 से ज्यादा तो टोटल होना ही है, तो इसका मतलब है कि 1,000 लेस होगा तो 19,000। सोचिए 19,000 पर बिटकॉइन उसका सेलिंग प्राइस होगा, ये तो तय है। ठीक है, और आप मुझे बताइए उसने जो बाई किया है मंडे को, दिखाता हूं, मंडे को उसने जो बाई किया है क्लोजिंग प्राइस पर, तो मंडे को क्लोजिंग क्या 8,600 तो पक्का है, और इसका जो चार्ज लगेगा मोर देन 10 है तो 5% लगेगा। 5% का मतलब 430, यानी कि 9,030 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस है 1 बिटकॉइन का। 1 बिटकॉइन का, जल्दी बोलिए। अब एक अनुमान लगाइए जिसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 9,030 और अगर वो 19,000 पर करता है तो करीब करीब 10,000 का प्रॉफिट होता है कि नहीं? और 10,000 का यदि उसको प्रॉफिट होता है 1 बिटकॉइन पर, तो बिटकॉइन 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे करके होगा। प्रॉफिट जहां भी 2 लाख के आसपास है, मुझे बताइए इसका मतलब 2 लाख के आसपास है तो यही होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 10,000 करके हो रहा है तो 20 होगा ना। यानी बिना हम ऊपर का डेटा यूज किए हुए, बिना वो सब किए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 20 होगा तो आराम से हम 20 के लिए बात कर सकते हैं। देखिए 1 के लिए यदि हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, 1 के लिए तो 20 का ही बात कर लेते हैं सबसे अच्छा। आप मुझे बताइए 10,000 का प्रॉफिट तो हमने अप्रॉक्स निकाला था। अगर हम प्रॉफिट की बात करें एग्जैक्ट, ये मैंने समझाने के लिए कहा था, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो तो 19,000 आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का जहां तक सवाल है, एक बात तय है कि ये 10,000 से ऐसे निकालते हैं, 10,000 से 30 लेस, नहीं समझे? अगर ये 19,030 होता, नहीं 19,030, बड़ा कैलकुलेशन में सुविधा होगी, ऐसे करते हैं। और समझ गए, एक पर प्रॉफिट इतना है तो फिर 20 पर कितना है, 20 पर कितना है, 10,000 माइनस 30 इंटू 20, ये हुआ 2 लाख से देखिए 20 इंटू 30, 600 लेस, यानी 1,99,400, 1,99,400 आंसर बिना कुछ किए हुए बना सकते हैं। हालांकि आप उस डेटा में जाके सॉल्व भी कर सकते हैं कि 20 के आसपास सॉल्व करने पर पहला वाला जो होगा वो 10 से ऊपर होगा, दूसरा वाला 10 से कम होगा, फर्स्ट में 5% का चार्ज लगेगा, सेकंड में 10% का चार्ज लगेगा, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर? बोलिए, समझ में आया? 3 क्वेश्चन का ये सेट है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। Given graph shows population density in per square kilometer. क्या मीनिंग है बताता हूं। And land area in square kilometer of 4 different villages A, B, C, D and E in the year 2001 are given. ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ईयर आप समझिए, क्योंकि ईयर चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन के संदर्भ में। तो 2001 में
4 विलेजेस हैं ABCD और उनका 2001 में 2 चीजें दी हुई हैं, एक पॉपुलेशन डेंसिटी और दूसरा लैंड एरिया। तो इसका रिलेशन सीधा समझ लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी ये कहता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे देखिए यहाँ पर 300 पर्सन्स रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो एरिया कितना है विलेज ए का, 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो 20 इंटू 300, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 300 पर्सन्स रहते हैं, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर में 6000। बस इसके बाद क्वेश्चन बनाना है। लेकिन एक बात और है, यानी आप आराम से बता सकते हैं कि किस विलेज का एरिया क्या था, है ना। देखिए 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है विलेज ए का, तो 300 इंटू 20, 6000 पर्सन्स रहते हैं, लोग रहते हैं विलेज ए में। अच्छा, विलेज बी में 400 into 6, 400 persons in 1 square kilometer. So in 6 square kilometer, 2400 persons लोग रहते हैं। C में 500 ज़्यादा डेंस है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 8 स्क्वायर किलोमीटर में 4000 रहते हैं और 300 के हिसाब से 12 स्क्वायर किलोमीटर में 3600 पर्सन्स रहते हैं। समझ लीजिए एक तरह से पॉपुलेशन दे दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो यहाँ लिख दें 6000, 3600 और ये 2400 और ये 4000, तो खत्म हो गया इसका काम। लेकिन क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड रहेंगे, पर इसमें और एक बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिखा। देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए विलेज पर स्क्वायर किलोमीटर, यही कहने का मतलब है। और लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो, होता क्या है, फॉर्मूला बना के लिखा रहता है। वो सही है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन उस फॉर्मूले का मतलब क्या है भी मैं बता देता हूँ। तो बहुत कम कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। मेन एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें 45 मिनट्स होते हैं 35 क्वेश्चन के लिए। फिर भी गांव में पुरुषों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अ विलेज बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ विलेज इनटू 100। अरे ये कुछ नहीं है, मेल्स आर हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल, दैट इज सेड टू बी सेक्स रेशियो। गांव में अगर 100 फीमेल है और 100 मेल हैं, तो मेल्स आर 100% ऑफ फीमेल्स, सो सेक्स रेशियो इज 100। सेक्स रेशियो 50 होगा, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ मेल विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल इज 50। अगर 100 फीमेल्स है तो 50 मेल्स हैं। अगर 200% फीमेल सेक्स रेशियो है, जेंडर रेशियो है, तो मेल्स 100 है तो फीमेल्स 100 है तो मेल्स 200। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन देखिए बनाने में कितना मजा आएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए ठीक से। हाय, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए if the population of village A in the female in the village A is 2400। देखिए फीमेल का नंबर मालूम है तो मेल का नंबर भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन यहां से निकलेगा। पूछा है जेंडर रेशियो का मतलब है कि मेल जो है फीमेल का कितना परसेंट है। मुझे बताइए विलेज ए में 300 into 2 20, ये 300 into 20 6000 टोटल पॉपुलेशन है कि नहीं। इसमें फीमेल्स कितने हैं, फीमेल्स दिया हुआ है 2400, तो मेल्स कितने हैं 3600 है कि नहीं। और मेल्स फीमेल से कितना परसेंट है, तो देखिए 50% मोर है ना, 1200 मोर है ना, यानी कि 50% मोर है ना, मोर नहीं है कितना, that means 150%. Males are how much percent of females? That is said to be gender ratio. 150% answer. Clear? B number. इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड।
if total number of female population in village A and C are equal, बात हो रही है विलेज A की और C की, जहाँ का पॉपुलेशन हमें दिखाई देता है ये 4000 है और ये 6000 है, मेल प्लस फीमेल, A में 6000, B में 4000। फीमेल का नंबर सेम है, अगर फीमेल यहाँ 1000 तो वहाँ भी 1000, यहाँ 2000 तो वहाँ भी 2000, 1500 तो 1500, x तो x, मालूम नहीं, रोकी, जितना भी हो इक्वल है। And gender ratio of village A is 125 more than that of village C. रुकी, विलेज C में अगर जेंडर रेशियो 200% हो, मतलब वहां पर फीमेल 100 है तो मेल 200 है, तो ये 325 होगा मेल विथ रेस्पेक्ट टू 100, क्योंकि 125% ज्यादा है। अगर वहां 200 है तो यहाँ 325, यानी 100 फीमेल है तो 325, लाइक दैट। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जानते हैं सॉल्व कैसे करेंगे? कई तरीके से सोच सकते हैं, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एक तो बड़ा जबरदस्त तरीका है जिसमें शायद मन में ही हो जाए, कॉपी पेन चलाना ही ना पड़े। चलिए उस बेस्ट वे से पहले बताता हूं, बेस्ट वे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सी में अच्छा ठीक है 4000 है टोटल पॉपुलेशन, अच्छा है, और ए में पॉपुलेशन 6000, ओके। फीमेल सेम है तो डिफरेंस तो मेल में है, और मेल जितना परसेंट है उसी को हम जेंडर रेशियो कहते हैं। तो यहां पर मेल ज्यादा है, फीमेल की तुलना में मेल कितना ज्यादा है? 125% ज्यादा है, पर मेल तो 2000 ज्यादा है, क्योंकि फीमेल तो सेम है। टोटल पॉपुलेशन में अगर 2000 का गैप है तो मेल के नंबर में 2000 का गैप है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि फीमेल X है तो 125% of X is equal to 2000। तो what is X? इससे कटेगा ना 8 times into 2, क्यों? क्योंकि 1008 होता है तो 2000, तो X is equal to 1600। ये फीमेल का नंबर हुआ, फीमेल चाहे विलेज है चाहे विलेज सी, क्योंकि दोनों जगह पर सेम है। लेकिन विलेज सी में मेल्स पूछा है, तो सी में अगर मेल्स पूछा जाए, एक्सप्लेन भी करता हूं, तो सी में पॉपुलेशन कितना है? 4000, तो 4000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 2400। बोलिए, ये फर्स्ट मेथड मैं बताता हूं, और ये क्लियर? बोलिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल ही जाता है, वहां से ले लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये क्लियर? बोलिए। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। जो दूसरा तरीका है, मान लीजिए कि फीमेल का नंबर यहां भी X वहां भी X, तो विलेज A में भी और विलेज C में भी, सेकंड मेथड, ठीक है। तो फीमेल यदि X है, यहां भी X है, यहां भी X है, तो पॉपुलेशन A का कितना है? 6000, तो मेल्स कितने होंगे? 6000 माइनस X, ये मेल्स हुए, फीमेल्स हुए। यहां पर क्या होंगे? तो 4000 माइनस X, इतने मेल्स होंगे। मेल्स फीमेल्स का कितना परसेंट है? दैट इज सेड टू बी जेंडर रेशियो। मेल्स फीमेल्स का कितना परसेंट है? दैट इज सेड टू बी जेंडर रेशियो। जल्दी बोलिए। और ये जेंडर रेशियो इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 125। बताइए, सॉल्व थोड़ा फास्ट करिएगा। तो 100 बाई X है ना, देखिए, तो 100 बाई X जो आएगा परसेंट, और इधर क्या हो जाएगा? 6000 में से 4000 लेस होगा, X कैंसिल 2000,
इतना परसेंट इज इक्वल टू 125। जल्दी बोलिए, ये आएगा कि नहीं? यानी इससे यदि हम कैंसिल कर दें, तो ये 16 टाइम्स में कटेगा। ये भी परसेंट है, इसलिए यहां परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 125%, इतना परसेंट 125%, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। तो x इज इक्वल टू 1600। तो C में मिल्स क्या होंगे? 4000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 2400। बोले क्लियर? लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट मेथड अल्टीमेट था, अगर समझ में आ रहा है तो। इसके बाद चलें इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है? इन 2001, ओके 2001 का तो डेटा है ही। The ratio of total population of B to that of E is 1:4. E यहाँ कहीं नहीं, तो E का कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो दिया। B का जो पॉपुलेशन है और E का पॉपुलेशन, B का तुमको पता है, तो फिर E का भी पता है। ठीक है? If the population density of village E increases by 50%, 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पॉपुलेशन डबल हो जाए, तो 10 स्क्वायर किलोमीटर में डबल ना हो जाए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जितना भी लैंड एरिया है, मान लीजिए 8 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हर स्क्वायर किलोमीटर में अगर बढ़ने लगेगा पॉपुलेशन, तो पूरे में भी उतना ही चेंज आएगा ना। हर स्क्वायर किलोमीटर में डबल, यानी डेंसिटी डबल, तो पूरे लैंड एरिया में भी पॉपुलेशन डबल। खत्म हो गया ना क्वेश्चन? देखिए, इसमें विलेज बी है और हमको ई के बारे में कहा गया है। बी में पॉपुलेशन क्या है? 2400। देखिए, तो ये 2400 है, तो ये रेशियो है 1:4। तो 1 को यदि हम 2400 कहें, तो 4 को क्या कहेंगे? क्या 9600 नहीं कहेंगे? यानी कि ये पॉपुलेशन हमें पता चल गया ई का। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 50% से इंक्रीज करे, तो इसका मतलब 4800 से इंक्रीज न करेगा। तो 4 इधर दे दीजिए, 100, यानी 14,400 इसका पॉपुलेशन होगा कि नहीं? आंसर ए इज आंसर।